तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात में हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। गुजरात में आदिवासियों के 66 परिवारों ने कबूल किया इस्लाम धर्म, हिंदू संगठनों की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दोबारा से सरकार बनते ही हिंदू संगठनों की गुंडागर्दी आई सामने। संभल में होली जुलूस के दौरान मस्जिद पर हिंदू संगठनों ने फेंका रंग, हुआ पथराव, पुलिस ने लिया है एक्शन, कई मुसलमानों को डाल दिया है जेल में। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग को समाप्त करवाएगा मुस्लिम देश तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति ने पुतिन से की बात, पुतिन हो गए जंग रोकने को तैयार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजाब बैन पर कराटे चैंपियन मुस्लिम लड़की बोली, अब सुप्रीम कोर्ट ही है आखिरी उम्मीद, बनना छोड़नी पड़ेगी पढ़ाई, बिना हिजाब के नहीं जाएंगे स्कूल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में बोली एआईएमएम पार्टी, कहा बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए किसी से भी गठबंधन करने को हम हैं तैयार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की द कश्मीर फाइल फिल्म पर बोले अमर अब्दुल्ला, सत्य से बहुत दूर है फिल्म, आरएसएस और बीजेपी का आगे बढ़ा रही है ये फिल्म एजेंडा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। 66 हिंदुओं ने कबूला इस्लाम धर्म। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गुजरात के भरूच से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। गुजरात के भरूच में आदिवासियों के 66 परिवारों ने आज इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद अब हिंदू संगठनों ने इन आदिवासियों के खिलाफ SC/ST एक्ट में FIR दर्ज कराई है और आरोप लगाया है मुस्लिम समुदाय पर कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इन्हें लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया है। वहीं आपको बता दें कि जिन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया है उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया है कि हमें कोई भी लालच नहीं दिया गया है, लेकिन हिंदू संगठनों के दबाव में कई मुसलमानों पर FIR दर्ज गुजरात में की गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 66 आदिवासी हिंदू समुदाय के लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि उच्च जाति के लोग आए दिन हमें गाली देते हैं, हमें परेशान करते हैं, इसीलिए उन्होंने जो है इस्लाम धर्म कबूला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनते ही हिंदू संगठनों की गुंडागर्दी आई सामने। संभल में होली जुलूस के दौरान मस्जिद पर अन्य भक्तों ने फेंका रंग। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दोबारा से सरकार बनने के बाद हिंदू संगठन अब बेकाबू हो गए और उन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में होली के दौरान पथराव की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक मस्जिद पर कथित तौर पर हिंदू संगठनों के लोगों ने होली खेलते समय रंग फेंक दिया है। भैया आपको बता दें कि अलीगढ़ में होली पर रंग ना फेंका जाए, इसलिए मस्जिदों पर प्रशासन ने कपड़ा ढकवा दिया था, लेकिन संभल में ऐसा नहीं था। वहीं आपको बता दें कि होली के दौरान हिंदू संगठनों ने जबरदस्ती मस्जिद पर रंग फेंका, जिसके बाद पथराव हुआ और पुलिस ने एक्शन लेते हुए यहां पर काफी फोर्स तैनात कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से हिंदू संगठनों की गुंडागर्दी फिर से सामने आने लगी है, क्योंकि संभल मुस्लिम बहुल जिला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब बैन पर कराटे चैंपियन बोली, अब सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद, बनना छोड़नी पड़ेगी पढ़ाई। जय दोस्तों आपको बता दें कि तटीय राज्य कर्नाटक में हिजाब विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इन दोनों उडुपी के 17 वर्षीय आलिया असदी का नाम भी काफी चर्चा में है। वो अभी बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। उन पर कट्टरपंथियों के हमदर्द होने का आरोप बीजेपी द्वारा लगाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि आलिया कराटे चैंपियन है और उन्होंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक भी जीता है। इस सब विवाद के बीच आलिया के पिता अयूब असदी बेटी के साथ खड़े नजर आए। उनका कहना है कि परिवार ने शुरुआत से हिजाब के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाओं पर कोई अंकुश नहीं लगाया है। वहीं आपको बता दें कि आलिया ने कहा है कि उन्हें जिहादी बनने का कोई इच्छुक नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमें अब सुप्रीम कोर्ट से ही आखिरी उम्मीद है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे, लेकिन बिना हिजाब के हम स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम लड़कियां और कराटे चैंपियन ने ये बड़ी कसम खाई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमें जो है हिजाब पहनने की इजाजत देता है तभी हम आगे की पढ़ाई करेंगे, वरना हम पढ़ाई को छोड़ देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अब देखते हैं मोदी सरकार लड़कियों के साथ खड़ी होती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म कराएगा मुस्लिम देश तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से पुतिन ने की फोन पर बात। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन के साथ चल रहे जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तय्यिप एर्दोगान के साथ बात की है।
गुरुवार दोपहर को फोन पर हुई इस बातचीत में रूस के राष्ट्रपति ने बताया है कि किन शर्तों पर वह यूक्रेन के साथ जंग रोकने और समझौता करने को तैयार है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने शांति समझौते के लिए जो मांगे रखी हैं उनमें यूक्रेन के तटस्थ रहने और नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं करना होगा। नाटो में शामिल न होने की बात यूक्रेन के राष्ट्रपति पहले ही कह चुके हैं। इसके अलावा यूक्रेन को यह भी सुनिश्चित करने के लिए निस्त्रीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा। ये रूस कोई खतरा नहीं है। तो भैया अब तो आपको बता दें कि ये बातें जो है तुर्की के राष्ट्रपति से पुतिन ने कही हैं। अब पुतिन देखते हैं आगे इस पर क्या कार्रवाई करते हैं और तुर्की इनमें क्या क्या समझौता कराता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका जैसे बड़े देश पीछे हट गए, लेकिन मुस्लिम देश तुर्की ने सामने आकर इन दोनों देशों में जंग रुकवाने का अहम भूमिका निभाई है और जल्दी ये जंग भी खत्म हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एआईएमएम के सांसद बोले भाजपा को देश से हटाने के लिए हम किसी भी पार्टी से गठबंधन को तैयार। या दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एआईएमएम के सांसद इम्तियाज जलील ने कहा है कि भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए हमारी पार्टी किसी भी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ भी भाजपा जाने को तैयार है। इम्तियाज जलील और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता राजेश टोपे के बीच मुलाकात हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जलील ने बताया है कि 2 दिन पहले टोपो ने उनके घर पर आकर उनसे मुलाकात की थी। इस दौरान राजनीतिक चर्चा भी हुई थी। जलील ने कहा कि हर बार हमें बीजेपी की वी टीम कहा जाता है, तो हमने एनसीपी के साथ गठबंधन करने की पेशकश की। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ओवैसी की पार्टी भाजपा को देश से निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान में मिसाइल गिरने का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने उठाया। मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में दागने को लेकर इस मामले को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में उठाया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय मिसाइल के अपने क्षेत्र में गिरने का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के समक्ष उठाया और उनके साथ मौजूदा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान किए जाने की बात कही है। कुरैशी ने विशेष रूप से भारत की ओर से मूलभूत मिसाइल फायरिंग के संबंध में बात की और इसे पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन बताया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारत पर प्रतिबंध भी इस मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र लगा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात में भगवत गीता के पाठ्यक्रम पर मनीष सिसोदिया ने किया विरोध, कहा नियम लाने वाले हैं कर्म से रावण। जब दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों की शिक्षा के संबंध में गुजरात सरकार ने एक अहम फैसला लिया, जिसके तहत शिक्षण वर्ष 2022-23 में पूरे राज्य में 6ठी से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्रों को भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर अब विपक्षी दलों ने राजनीति शुरू कर दी है और मोदी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस कदम का स्वागत तो किया है, लेकिन उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सिसोदिया ने कहा कि निश्चित रूप से ये एक महान कदम है, लेकिन जो लोग इस नए पाठ्यक्रम को लेकर आए हैं उन्हें पहले गीता के मूल्य का अभ्यास करने की जरूरत है। उनके कर्म रावण की तरह हैं और वे गीता के बारे में बात करते हैं। वहीं होली पर डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं देश के सभी लोगों को इस त्योहार की शुभकामनाएं देता हूं। होली हमें सिखाती है कि हमारी वास्तविकता सिर्फ एक नहीं बल्कि सभी रंगों में है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कश्मीर पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल पर बोले अमर अब्दुल्ला सत्य से बहुत दूर है, फिल्म भाजपा का कर रही है एजेंडा। वही आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल फिल्म पर राजनीति जगत से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी इस फिल्म को सच से बहुत दूर बताते हुए कहा है कि फिल्म निर्माताओं ने आतंकवाद से पीड़ित मुसलमानों और सिखों के संघर्ष को नजरअंदाज किया है। अमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर द कश्मीर फाइल फिल्म एक कमर्शियल फिल्म होती तो किसी को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर फिल्म निर्माता दावा करते हैं कि ये वास्तविकता पर आधारित है तो सच्चाई इससे अलग है। अब्दुल्ला ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के दमाल हंजीपोरा में संवाददाताओं से कहा कि जब कश्मीरी पंडितों के पलायन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई तब फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री नहीं थे, जगन मोहन राज्यपाल थे। केंद्र में बीबी सिंह की सरकार थी जिसे भाजपा ने बाहर से समर्थन दिया हुआ था। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में मुसलमानों के तत्व को छुपाया गया है और गलत जो है स्टोरी पेश की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लालू यादव की पार्टी में अपनी एलजेडी को विलय करेंगे शरद पवार। जी दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने बुधवार को घोषणा की है कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का 20 मार्च को राष्ट्रीय जनता दल में विलय हो जाएगा। इस विलय का मकसद दशकों पहले जनता दल से अलग हुए दलों को फिर से एक करना है। वहीं शरद पवार भी स्वास्थ्य कारणों से राजनीति में अब कम सक्रिय हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से अलग होने के बाद लोकतांत्रिक जनता दल किसी भी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। वहीं दूसरी ओर चारा घोटाले में नाम आने पर लालू यादव 1997 में जनता दल से निकल गए थे। इसके बाद उन्होंने आरजेडी का गठन किया था। मौजूदा वक्त में लालू भी कई मामलों में सजा काट रहे हैं। उनकी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में काफी जोर लगाया, लेकिन वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। अब आरजेडी और एलजेडी का विलय शरद पवार और लालू यादव के राजनीतिक करियर के विराम के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की दोनों पार्टियां अब एक होने वाली हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से पूछा, क्या पीएलए सैनिक पूर्वी लद्दाख में एलएसी के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में कब्जा जमा चुके हैं। यह दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को लद्दाख की सीमा विवाद पर भारत और चीन के बीच हुई पिछले 2 दौर की सैन्य वार्ता पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया है। इसके साथ ही इस मुद्दे पर संसद में उचित बहस की ओवैसी ने मांग की है। इसके साथ ही ओवैसी ने मोदी सरकार से पूछा है कि क्या सरकार कृपया पुष्टि करेगी, क्या यह सच है कि पीएलए सैनिक पूर्वी लद्दाख में एलएसी के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में कब्जा जमा चुके हैं। यदि ऐसा है तो भारत सरकार चीनी सीमा वार्ता के अंतिम दौर में क्या कर रही है और क्या बातें अब तक हुई हैं, देश की जनता को बताएं। इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक